Hi guys, I hope you're doing well, and in this video we're going to be discussing the October-November 2020 paper, the case study that is variant 22. Acha ji, so if you guys haven't gone through the case study, I would want you to pause the video and go through the case study first and then come back. Okay guys, it's an interesting case study. Moving on to the questions now. The first question says, calculate the percentage of total world output produced by Indonesia in 2017. So what would be the answer? Can anyone calculate the answer for me? मैंने कहा था कैलकुलेटर्स लेके बैठे. व्हाट वुड बी द आंसर? टेबल 1 के अंदर सारा डेटा दिया हुआ है. क्या आंसर होगा? वो कह रहे हैं कि जो कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ टोटल वर्ल्ड आउटपुट ऑफ पाम ऑयल प्रोड्यूस्ड बाय इंडोनेशिया in 2017. What is the percentage of total output that is produced by Indonesia of palm oil? They are asking. आपका वर्ल्ड आउटपुट 60 मिलियन मेट्रिक टन्स दिया हुआ है इन टोटल, और इंडोनेशिया आउट ऑफ 60 जो है वो 36 बना रहा है. इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो आंसर आ जाएगा 60%. ठीक है ना? तो इसका आंसर आप लिख देंगे 60%. आइडेंटिफाई टू वेरिएबल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग पाम ऑयल. ये भी आपको केस स्टडी में दिया हुआ है कि पाम ऑयल की जो प्रोडक्शन है, the cost that is involved includes the rent. Rent is basically a fixed cost. फर्टिलाइजर yes वेरिएबल कॉस्ट होगा. पाम सीड ऑयल भी वेरिएबल कॉस्ट होगा. इसके बाद आपका लेबर भी वेरिएबल कॉस्ट होगा. मेंटेनेंस भी एक्चुअली वेरिएबल ही होगा, बिकॉज द मोर लेकिन ये तो हाँ, द मोर पाम ऑयल प्रोडक्शन हो जाएगी उसकी उतनी ज्यादा मेंटेनेंस भी रिक्वायर्ड होगी, तो ये भी उसी में आ जाएगा. तो आपके पास क्या कहते हैं, जो दिया हुआ है वो 2 बोले ना, तो फर्टिलाइजर लिख दीजिएगा, पाम सीड ऑयल लिख दीजिएगा, और मेंटेनेंस भी वेरिएबल कॉस्ट में आएगा. द मोर आउटपुट इज प्रोड्यूस्ड द मोर मेंटेनेंस इज रिक्वायर्ड. सो यस, इन दैट सेंस it becomes a variable cost. While उसके बाद सही है, you don't need to define what variable cost is. just 2 लाइनें लिख, मतलब एक स्टेट कर देना, सीड लिख देना और कैजुअल लेबर लिख देना, whatever you want. Explain one opportunity cost of conserving forest in Indonesia. अब कंजर्विंग फॉरेस्ट की जरूरत इसलिए पड़ रही है बिकॉज ऑब्वियसली जब पाम ऑयल प्रोडक्शन हो रही है तो जो है वो लोगों के होम्स डिस्ट्रॉय हो रहे हैं. ठीक है, वाइल्ड लाइफ खराब हो रही है, हार्मफुल गैस रिलीज हो रही है इनटू द एयर. उसमें लिखा हुआ है सिंस 2011 इंडोनेशिया हैज बीन पेड टू कंजर्व इट्स फॉरेस्ट बाय द नॉर्वेजियन गवर्नमेंट. ठीक है, तो अब वो कह रहे हैं कि अगर फॉरेस्ट को कंजर्व किया जाएगा तो क्या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगी जो इंडोनेशिया को फेस हो सकती है. जाहिर सी बात है कि फॉरेस्ट कंजर्व किए जाएंगे तो लेस पाम ऑयल विल बी प्रोड्यूस. ठीक है, या फिर जरूरी नहीं है खाली पाम ऑयल की प्रोडक्शन, बल्कि राइस की प्रोडक्शन भी अफेक्ट होगी, क्योंकि इंडोनेशिया जो है वो राइस भी प्रोड्यूस कर रहा है. तो आप लिखेंगे कि यार the opportunity cost would be the benefits that are foregone, which include that the palm oil production will be suffered. राइस की प्रोडक्शन सफर होगी, उसकी वजह से जो नुकसान हो सकते हैं वो क्या हो सकते हैं. ज़रा आउटपुट कम प्रोड्यूस होगा, लोगों की इनकम्स कम होंगी, और वैसे भी ये जो है वो क्या कहते हैं, आई थिंक राइस एक्सपोर्ट भी करते हैं. यहाँ पे लिखा हुआ है ना कि कुछ एक्सपोर्ट हो रहा था. इंडोनेशिया एक्सपोर्ट्स 85% ऑफ इट्स पाम ऑयल एक्सपोर्ट करते हैं. ठीक है ना, तो ऑब्वियसली एक्सपोर्ट सफर होंगी फिर आपकी. ये भी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ही है ना ऑफ प्रोड्यूसिंग लेस पाम ऑयल. टूरिज्म भी अफेक्ट होगा आपका. ठीक है, क्या कहते हैं, सो दिस इज व्हाट यू विल राइट इन द आंसर. बिकॉज अगर आप फॉरेस्ट कंजर्व करेंगे तो फॉरेस्ट को कंजर्व करके ये सारे के सारे आपके जो है वो अपॉर्चुनिटी. टू बाय द वे, अगर आप फॉरेस्ट कंजर्व करेंगे तो इससे आपका टूरिज्म भी अफेक्ट होगा, बिकॉज जब आप फॉरेस्ट को कंजर्व करेंगे तो वो लैंड क्लियर करके आप वहाँ पे होटल्स एंड ऑल वो नहीं बना रहे होंगे. सो टूरिज्म से आने वाली इनकम भी आपकी जो है वो अफेक्ट होगी. ठीक है, और जाहिर सी बात है ये जो क्या कहते हैं, इंडोनेशिया को जो पेमेंट जा रही है टू कंजर्व इट्स फॉरेस्ट, वो नॉर्वेजियन गवर्नमेंट दे रही है. सो नॉर्वेजियन गवर्नमेंट के लिए भी एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, बिकॉज दे कुड स्पेंड दैट मनी ऑन पब्लिक सर्विसेज like let's say infrastructure and education. ठीक है, so this is the answer that you will get. It's a simple question. Moving forward, part D says explain 2 external cost of destruction of forest in Indonesia. तो external cost की definition मत देना, लेकिन you know what external cost is. It is a cost to a third party. बहुत से बच्चे लिख कर आते हैं external cost is the cost to society. यार society नहीं लिखना ना, external cost is the social cost. ये भी मत लिखो ना यार. Social cost is the sum of private cost and external cost. So social cost is cost to society. External cost is not cost to society. External cost में तो private cost add होती है तो social cost बनती है. So आप जो है वो जब external cost लिख रहे हैं
So external cost is basically cost to a third party for which a third party is not compensated for. It's a negative cost, negative spillover effect. So क्या आपकी external cost हो सकती है? अगर आप फॉरेस्ट वगैरह डिस्ट्रॉय करें तो वैसे तो केस स्टडी के अंदर ही मेंशन्ड है, कुछ आपकी एक्सटर्नल कॉस्ट केस स्टडी में मेंशन्ड है, लाइक यू कुड से यहाँ पे लिखा हुआ है ना समवेयर हियर, you know, fires are said to clear forest, तो ज़ाहिर है आग वाग लगेगी तो उससे कितना डिस्ट्रक्शन होगी, रिलीज हो रहे हैं हार्मफुल गैस, फिर लिखा हुआ है many species, लेट्स सपोज कोई रेयर स्पीशीज हैं वो डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, लोगों के घर डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, तो ये सारी जो है वो एक्सटर्नल कॉस्ट ही है, ठीक है। तो वाइल्ड लाइफ डिस्ट्रॉय हो रही है आपकी, ठीक है, कोई मे बी कोई स्पीशीज है, रेयर स्पीशीज हैं, वो आपकी जो है वो यू नो, आई डोंट नो व्हाट्स द करेक्ट इंग्लिश वर्ड फॉर इट, बट आपकी जो रेयर स्पीशीज हैं वो they won't exist if they are destroyed, you know. Yes, बिल्कुल सही अर्सला, कंट्रीब्यूशन टू ग्लोबल वार्मिंग, वेरी गुड। अगर तुम लोग नोटिस करो ना, रीसेंट पेपर्स देखो 2020 ऑनवर्ड्स और 2019 ऑनवर्ड्स ना, वो हर अटेम्प्ट में आपसे एक्सटर्नल कॉस्ट और एनवायरमेंटल इम्पैक्ट्स पूछना, बिकॉज ये एक ऐसा टॉपिक है जो बड़ा हॉट टॉपिक है, ये हर वक्त मतलब यू नो इट्स अ कंसर्न, दैट इज व्हाई दे आर आल्सो आस्किंग यू। हार्मफुल इफेक्ट्स होंगे एनिमल्स के ऊपर भी, बिकॉज ऑब्वियसली दे आर गोइंग नॉट ओनली ऑन द एनिमल्स बट ऑन द ह्यूमंस एज वेल, ठीक है। एयर पोल्यूशन एंड ऑल ऑफ दैट, इलनेसेस क्रिएट होंगी, and it will, the healthcare industry will actually have to bear the burden. There would be an extreme pressure on the healthcare industry, and you know, which could also require funding by the government, you know, on the healthcare sector as well, because obviously if there's excessive burden on the healthcare industry, the government will need to fund the industry as well, even the public sector hospitals and all of that. Species of animals may be at risk of endangerment, ठीक है, ये सारी बातें आपको लिखनी होंगी, बट अगेन स्पिल ओवर इफेक्ट का वर्ड डाल देना थोड़ा सा अच्छा हो जाता है। एंड आगे बढ़ जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए, पार्ट डी पे आ जाए। ड्रॉ डिमांड एंड सप्लाई डायग्राम। अच्छा, केस स्टडी शुरू के जो 2-3 क्वेश्चंस होते हैं ना, वो केस स्टडी में से ही आ रहे होते हैं ज्यादातर। ड्रॉ डिमांड एंड सप्लाई डायग्राम टू शो द इफेक्ट ऑफ अ बैन ऑन बर्निंग स्टबल ऑन द मार्केट फॉर राइस। I don't know what stubble is, लेकिन थोड़ा बहुत मुझे अंदाजा है कि क्योंकि केस स्टडी में पहले भी सॉल्व करवा चुका हूँ कि स्टबल जो है वो बेसिकली एक तरह से जब आप क्रॉप्स वगैरह को हार्वेस्ट करते हैं, निकालते हैं, कि फसल तैयार हो जाती है, अब क्रॉप्स को हार्वेस्ट कर रहे होते हैं, तो जो ग्रास वगैरह बच जाती है ना, जो किसी का मतलब दैट्स नॉट रिक्वायर्ड, दैट इज स्टबल। तो ड्रॉ डिमांड एंड सप्लाई डायग्राम टू शो द इफेक्ट ऑफ अ बैन ऑन बर्निंग स्टबल on the market for rice। अब ये बताएं क्या what will be the answer to this, क्या लिखेंगे इसमें, मतलब एज इन अगर जो स्टबल को आप बर्न कर रहे हैं उससे मार्केट फॉर राइस पे क्या इम्पैक्ट आएगा। ऐसा यहाँ पे इसका कुछ जिक्र हुआ है। तो राइस प्रोडक्शन ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट, कह रहे हैं राइस प्रोडक्शन भी एयर पोल्यूशन को कॉन्ट्रीब्यूट करिए, फिर कह रहे हैं राइस फार्मर्स बर्न द स्टबल दैट इज लेफ्ट आफ्टर हार्वेस्टिंग टू क्लियर द फील्ड्स एंड टू रेज द फर्टिलिटी ऑफ द लैंड सो दे कैन प्रोड्यूस मोर राइस। Some environmentalists argue that stubble burning should be banned। तो वो कह रहे हैं कि अगर stubble burning को हम बैन कर देंगे तो उसका मार्केट फॉर राइस पे क्या इम्पैक्ट आएगा। तो इस तरह के आंसर्स के लिए आप सीधा आप मार्केट फॉर राइस की हेडिंग बना दें, डाल दें मार्केट फॉर राइस, ठीक है। यहाँ पे आप लिख दें डिमांड एंड सप्लाई, यहाँ पे क्या लिखेंगे, क्वांटिटी ऑफ राइस। उसने आपको अगर प्रोडक्ट या कमोडिटी स्पेसिफाई कर दी है ना, तो फिर वो प्रोडक्ट लिख दिया करो, क्वांटिटी ऑफ राइस, और यहाँ पे आ जाएगा प्राइस ऑफ राइस, राइट। सो दिस इज द प्राइस एंड द क्वांटिटी ऑफ राइस। तो अब इसमें केस स्टडी में लिखा हुआ है दैट द स्टबल इज यूज्ड टू, द बर्निंग ऑफ द स्टबल इज यूज्ड टू बेसिकली क्लियर द फील्ड्स एंड रेज द फर्टिलिटी ऑफ द लैंड। तो अगर वो बर्न करना हम उसको बंद कर देंगे तो फील्ड की जो क्लियरिंग कर रहे हैं और जो फर्टिलिटी लैंड को फर्टाइल कर रहे हैं वो भी नहीं हो पाएगा, तो इससे राइस की प्रोडक्शन अफेक्ट होगी। सो द सप्लाई ऑफ राइस विल बेसिकली शिफ्ट इनवर्ड्स to the left, that's it। इसमें ये है कि अब इतना ज्यादा ना केस स्टडी का क्वेश्चन, हम इतना 6 मार्क्स का क्वेश्चन नहीं है, 4 मार्क्स का है। ये 6 मार्क्स में तो आ रहा होता है ना सेक्शन बी में यूजिंग अ डिमांड एंड सप्लाई डायग्राम, तो वहां पे इतना ज्यादा मत लिख, अब इसमें इतना लिखने की जरूरत नहीं है कि सप्लाई कर्व अगर लेफ्ट पे शिफ्ट हो रहा है तो ये मूवमेंट अलोंग यू नो कॉन्ट्रैक्शन हो रही है एंड ऑल ऑफ दैट, ये सब इतना लिखने की इसमें जरूरत नहीं। जस्ट राइट सप्लाई कर्व विल शिफ्ट इनवर्ड्स बिकॉज you know, since you're banning the burning of the stubble, so that will have a negative impact on the output for rice।
you say that the price of rice will rise and the quantity of rice traded that is sold will decrease. That's it. बस इसमें जो सारे मार्क्स है ना, वो 4 मार्क्स आपको लेबलिंग के ही मिलेंगे, मतलब डायग्राम के मिलेंगे. नॉर्मली अगर सेक्शन बी में 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो 4 मार्क्स डायग्राम के होते हैं, 2 मार्क्स उसकी एक्सप्लेनेशन के होते हैं. ठीक है जी, क्लियर? एनी क्वेश्चन? लेट्स मूव टू द नेक्स्ट, क्या कहते हैं, next part. Part F. Part F says analyze the relation between GDP per head ranking and HDI ranking. अच्छा, इस relations को हम देखने के लिए पहले बता दूं, we all know what GDP per head is. देखें, आपके ना लिविंग स्टैंडर्ड्स को मेजर करने के और इकोनॉमिक डेवलपमेंट को मेजर करने के कुछ इंडिकेटर्स होते हैं. पहले तो अभी मुझे ना बेसिकली आज ही चैप्टर भी कराना था, इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट में फर्क है. जरा सुन लो, अभी हाथ क्या थोड़ी बात हो जाए. इकोनॉमिक ग्रोथ में और इकोनॉमिक डेवलपमेंट में डिफरेंस है. इकोनॉमिक ग्रोथ का सिंपल मतलब है इंक्रीज इन जीडीपी. इंक्रीज इन जीडीपी बोलो या इंक्रीज इन रियल जीडीपी बोलो. रियल जीडीपी का और जीडीपी का फर्क सिर्फ इतना है कि रियल जीडीपी इज जस्ट जीडीपी एडजस्टेड फॉर इन्फ्लेशन, दैट्स इट. But economic growth technically means increase in GDP. You can also say increase in real GDP, but that's just you're just adjusting inflation from it. Economic development includes economic growth, but it does not only includes economic growth. It is a very wide term. It may include includes living standards. It includes the growth, the how much education, the fact that the country is improving in terms of education, healthcare, crime rate कैसा है country का, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन कैसी है, ठीक है, क्या इकोनॉमी बेसिक नेसेसिटीज हैं, पॉवर्टी लेवल्स कैसे हैं, सैनिटेशन सिस्टम कैसा है कंट्री का, टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड है कि नहीं है, लिटरेसी रेट क्या है. तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट एक बहुत बड़ी टर्म है. ठीक है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट बेसिकली इकोनॉमिक वेलफेयर को मेजर कर रहा है. वेलफेयर किसको मेजर कर रहा है? वेलफेयर को मेजर कर रहा है. इकोनॉमिक ग्रोथ वेलफेयर को मेजर नहीं कर रहा. इकोनॉमिक ग्रोथ गुड्स एंड सर्विसेज की प्रोडक्शन आउटपुट को मेजर कर रहा है, इनकम्स को मेजर कर रहा है बेसिकली. इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है उसके अंदर इकोनॉमिक ग्रोथ आती है, बट नॉट ऑल इकोनॉमिक ग्रोथ इज इकोनॉमिक डेवलपमेंट. रिमेंबर दैट, नॉट ऑल इकोनॉमिक ग्रोथ इज इकोनॉमिक डेवलपमेंट. इकोनॉमिक डेवलपमेंट में ये भी आ रहा होता है व्हाट इज द लेवल ऑफ पोल्यूशन इन द कंट्री. ठीक है, क्या ब्रीदिंग एयर फ्रेश ब्रीदिंग एयर है, हेल्थ केयर सिस्टम्स कैसे हैं, डेथ रेट क्या है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट्स क्या है. समझ रहे हो बात को? तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट एक बहुत ब्रॉड कॉन्सेप्ट है. तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट बेसिकली आपके लिविंग स्टैंडर्ड्स को मेजर कर रहा है. हाँ, ये बात सही है, ये बात मानने वाली है कि अगर इकोनॉमिक ग्रोथ होगी तो लिविंग स्टैंडर्ड्स बढ़ेंगे. इकोनॉमिक ग्रोथ होगी तो लिविंग स्टैंडर्ड्स बढ़ेंगे. इकोनॉमिक ग्रोथ होगी तो लिविंग स्टैंडर्ड्स बढ़ेंगे. देखें, बीओपी को मत भूल जाओ. बीओपी इज बेसिकली, बीओपी का वर्ड मत लाओ, ये समझ लो कि एक्सपोर्ट्स जैसे होती है ना. एक्सपोर्ट्स हैव अ पॉजिटिव इंपैक्ट ऑन योर करंट अकाउंट एंड बैलेंस ऑफ ट्रेड एंड योर बैलेंस ऑफ पेमेंट्स. सो यस, एक्सपोर्ट्स अगर बढ़ेंगी तो इकोनॉमिक ग्रोथ आएगी बिकॉज वो जीडीपी को इम्पैक्ट करेगा. ठीक है, इसी तरह अगर एफडीआई वगैरह आ रही है, इनफ्लोज आ रही है, तभी भी इकोनॉमिक ग्रोथ आएगी. वो भी बीओपी को और आपके ओवरऑल बैलेंस ऑफ पेमेंट पोजीशन को पॉजिटिवली इम्पैक्ट करेगा. बट अगेन दैट विल बी पार्ट ऑफ योर जीडीपी, राइट, बिकॉज इट विल क्रिएट एम्प्लॉयमेंट एंड इनकम. सो जब हम एम्प्लॉयमेंट और इनकम्स और एक्सपोर्ट्स और एफडीआई की बात कर रहे हैं, सो वी आर टॉकिंग अबाउट जीडीपी बिकॉज इट हैज एन इम्पैक्ट ऑन जीडीपी. तो इनकम्स की जब बात हो रही है तो हम जीडीपी की बात कर रहे हैं. इकोनॉमिक डेवलपमेंट एक बहुत ब्रॉड टर्म. तो बिकॉज पॉइंट ये है कि इकोनॉमिक ग्रोथ से इकोनॉमिक डेवलपमेंट आती है, लेकिन अगर फिर हम इसको, इस नैरेटिव को चैलेंज करते हैं कि यार अगर फॉर एग्जांपल इकोनॉमी में मे बी सिगार्स और डीमेरिट गुड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं और वो डीमेरिट गुड्स एक्सपोर्ट भी, जैसे क्यूबा इज वेरी फेमस फॉर एक्सपोर्टिंग सिगार्स, right, but that's not healthy for the economy, right? It has negative spillover effects. It's not good for the environment, right? So we know that demerit goods are overproduced in a free market. So what we are saying is that is not good for the economic development of the country. So we can challenge the narrative. That is why we say that when अगर हमें economic development measure करनी होती है तो हम बहुत सारे indicators को consider करते हैं. हम खाली GDP को और economic growth को consider करके ये statement पास नहीं कर सकते कि economy जो है वो कितना developed है, या इकोनॉमी जो है वो डेवलपिंग है या डेवलप्ड है, या रिच कंट्री है, पुअर कंट्री है. हम चलो ये तो कह सकते हैं रिच और पुअर कंट्री है बिकॉज हम उसकी जीडीपी और इनकम्स देख लेंगे, लेकिन इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है वो खाली जीडीपी और इनकम्स की बेसिस के ऊपर जज नहीं किया जाता.
इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बहुत सारे इंडिकेटर्स, यानी इन अदर वर्ड्स मैं जो कहना चाह रहा हूँ कि लिविंग स्टैंडर्ड्स मेजर करने के बहुत इंडिकेटर्स। जीडीपी एक इंडिकेटर है, ठीक है, रियल जीडीपी एक इंडिकेटर है, पॉवर्टी एक इंडिकेटर है, ठीक है, इसी तरीके से एचडीआई एक इंडिकेटर है, उसके अलावा भी और इंडिकेटर्स हैं, ठीक है, उसके अलावा भी और इंडिकेटर्स हैं। जब हम बात करते हैं तो सही है। अब ये समझ लो कि एचडीआई है क्या। एचडीआई स्टैंड्स फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। इसके ऊपर आज जो हम क्लास करेंगे रात में, उसमें मजीद डिटेल में बात करेंगे। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, इसकी वैल्यू रेंजेस फ्रॉम 0 to 1। द क्लोजर इट इज टू 1, द मोर द एचडीआई। the further away it is from 1, the poorer the HDI। अब HDI एक बेहतर इंडिकेटर है जीडीपी और रियल जीडीपी से। It's a better indicator of measuring living standards and a better indicator, or it's a more holistic measure। इसको composite index भी बोलते हैं। क्यों ऐसा क्यों है? क्योंकि it covers 3 indicators। Number 1, it includes GDP per capita, यानी GDP per capita में आ रहा होता है। Number 2, it includes adult literacy rate, and it includes life expectancy at birth। ये 3 इंडिकेटर्स कवर कर रहा होता है एचडीआई, ठीक है। तो एचडीआई से हमें एक इकोनॉमी का ये अंदाजा हो जाता है देख के कि वो इकोनॉमी कितनी डेवलपिंग है या डेवलप्ड है, पुअर है, रिच कंट्री है, उसकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट और लिविंग स्टैंडर्ड्स और वेलफेयर का स्टेटस क्या है, ये हम काफी हद तक एचडीआई से अंदाजा लगा सकते हैं। हालांकि एचडीआई के भी अपने वीकनेसेस हैं, वो हम देखेंगे आज की क्लास में, बट एक थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए ये एचडीआई क्या है, ठीक है। एनी क्वेश्चंस? मूविंग फॉरवर्ड वो आपसे कह रहा है एनालाइज द रिलेशनशिप बिटवीन कंट्रीज जीडीपी पर कैपिटा पर हेड रैंकिंग और एचडीआई रैंकिंग। वो कह रहे हैं कि एचडीआई रैंकिंग और जीडीपी पर कैपिटा की रैंकिंग में रिलेशनशिप बताएं डेटा देख के। अच्छा, मैंने आपको पहले भी कहा है कि जब भी आपको इस तरह का टेबल, बहुत दफा वो केस स्टडी में आपको टेबल दे देते हैं, वो कहते हैं कि ये दोनों कॉलम्स की आपस में रिलेशन बताएं, आपस में किस हद तक वो लिंक्ड है, किस हद तक नहीं है। तो इसके अंदर ना आपको ये नहीं कि आप ये बताना शुरू हो जाए कि मॉरिशस जो है उसकी जीडीपी रैंकिंग 64 है और एचडीआई रैंकिंग इस तरह, ये आपको नहीं बताना होता। यानी बेसिकली आपको क्या लिखा हुआ है वही एज इट इज आपको नरेट नहीं करना। अच्छा, क्वेश्चन एक आया हुआ है, हाउ मेनी इयर्स यू एक्सपेक्ट अ चाइल्ड टू लिव व्हेन ये, हाँ एग्जैक्टली, दैट इज व्हाट लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड बर्थ इज, दैट हाउ लॉन्ग विल पीपल सर्वाइव इन द कंट्री। सो बिकॉज वो आपकी हेल्थ केयर सिस्टम्स को इंडिकेट, हेल्थ केयर इंडस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है ना। हेल्थ केयर के अंदर क्या क्या आ रहा है? हेल्थ केयर के अंदर के हेल्थ केयर में बहुत कुछ आता है। नंबर ऑफ डॉक्टर्स पर पेशेंट कितने, नंबर ऑफ हॉस्पिटल बेड्स पर पेशेंट कितने, क्या सफिशिएंट वैक्सीनेशन हैं। पता चला बहुत से कंट्री, आपको पता है बहुत सारे कंट्रीज में और एक्सट्रीम पुअर कंट्रीज में प्रॉपरली बच्चे वैक्सीनेटेड ही नहीं होते, उनको प्रॉपर वैक्सीनेशन नहीं लगी हुई होती है, सही है ना। तो बहुत सारी चीजें हम जब ये देख रहे होते हैं, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ को कंसिडर कर रहे होते हैं, तो उसमें हम मजीद डीप जाते हैं, उसके अंदर भी हम बहुत सारी चीजें देखते हैं कि यार एक कंट्री की लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ जब निकालते वक्त और मजीद इंडिकेटर्स को हम कंसिडर कर रहे होते हैं। अच्छा, अब वो कह रहे हैं कि इन दोनों में आपस में रिलेशन बताएं, तो क्या आप इसमें क्या लिखेंगे? आपको क्या नजर आ रहा है इसको देख के? इसका आंसर क्या हो सकता है कि देखें, सबसे पहले तो एक चीज बहुत क्लियर है, अगर एक कंट्री का जीडीपी पर कैपिटा ज्यादा होगा तो एचडीआई भी ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि एचडीआई के अंदर जीडीपी पर कैपिटा आ रहा है ना, तो अगर ये ज्यादा होगा तो एचडीआई की वैल्यू भी ज्यादा होगी, सिंपल। तो पहले तो आप ये लिखें कि भाई देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन जीडीपी पर कैपिटा एंड एचडीआई बाय, बिकॉज हायर द जीडीपी, पहले तो आप बता दें एचडीआई क्या है और क्या क्या आता है इसमें। द हायर द जीडीपी पर कैपिटा द हायर द एचडीआई रैंकिंग, ठीक है। So there's a positive relation, आप लिख दो, या you can use the word direct relation as well। देखो, जब भी रिलेशनशिप पूछो तो या तो पॉजिटिव बोलना है या नेगेटिव बोलना है, ये दो वर्ड्स आप यूज करें। डायरेक्ट इनडायरेक्ट का भी वर्ड यूज कर सकते हो, लेकिन इधर डायरेक्ट रिलेशन है, ठीक है। और अगर हम टेबल को देखें तो ये हमें नजर भी आ रहा है, देयर इज, फिर आप बोलना देयर इज इनफ एविडेंस फ्रॉम द टेबल टू सपोर्ट दिस व्यू, इस तरह लिखना, ठीक है ना। या देयर इज सपोर्टिंग एविडेंस फ्रॉम द टेबल एंड लेट्स लुक हैव अ लुक एट दैट। क्या हमें नजर आ रहा है? फॉर एग्जांपल अगर आप क्या कहते हैं, सबसे हाईएस्ट कंट्री जिसकी जीडीपी पर हेड की रैंकिंग, जीडीपी पर हेड की रैंकिंग हाईएस्ट किसके अंदर है? अगर हम देखें फॉर एग्जांपल लेट्स से वो कंट्री
अगर हम देखें कि जिसकी what are the few top countries that have जीडीपी पर हेड की रैंकिंग सबसे ज्यादा और उनकी एचडीआई की रैंकिंग भी बहुत ज्यादा हो, तो ऐसे कंट्रीज आपको नजर आ रहे हैं इसके अंदर टेबल को देख के जिसकी मतलब जीडीपी पर हेड भी बहुत ज्यादा हो और एचडीआई भी बहुत ज्यादा हो। आपने ये क्लेम किया है कि जीडीपी पर हेड अगर ज्यादा है तो एचडीआई भी ज्यादा है। अब इस व्यू को आपने सपोर्ट करना है और उसकी कुछ आपने बताना होगा, कुछ एक्सेप्शंस भी बतानी होंगी। अब ये आपको दिया हुआ है जीडीपी पर हेड रैंकिंग, रैंकिंग वाइज दिया हुआ है, ये वैल्यूज नहीं दी हुई है, ये आपको रैंकिंग्स दिए हुए हैं। इथोपिया की तो सबसे कम रैंकिंग है, अगर आप जीडीपी और एचडीआई वाइज देख रहे हो तो ये तो सबसे कम रैंकिंग है ना इसकी। इथोपिया की जीडीपी पर हेड की रैंकिंग पुअर है ना, यानी 167 नंबर पे जाके इसकी रैंकिंग आ रही है। सही है। उसके बाद एचडीआई रैंकिंग भी इसकी बहुत पुअर है, 174, यानी इससे पहले जो कंट्रीज होंगे 174 से पहले जो कंट्रीज होंगे उनकी अच्छी एचडीआई की रैंकिंग होगी। तो इथोपिया की रैंकिंग जीडीपी पर हेड की भी पुअर है और एचडीआई की भी पुअर है, इसका मतलब डायरेक्ट रिलेशन नजर आ रहा है। ठीक है, अगर आप गाना की देखें तो गाना की भी हमें पुअर नजर आ रही है। ठीक है, इसी तरीके से अगर आप लग्जमबर्ग की देखें तो लग्जमबर्ग की जीडीपी पर हेड की रैंकिंग अच्छी है, सेकंड नंबर पे आ रहा है, इसका मतलब इसकी जीडीपी जो है वो ज्यादा होगी। सही है, और एचडीआई की रैंकिंग भी जो है वो उसकी शुरू में ही आ रही है, 20 पे आ रही है। सही है, तो ये कितने टिक हो गए हमारे, ये टिक हो गए सारे कंट्री। अब कौन से बच गए, अब ये कंट्रीज बच गए आपके, ये कंट्रीज बच गए, इंडोनेशिया बच गया और क्यूबा बच गया। अब ये क्या बता रहा है, देखो ये सब जो है ना इस तरह के आंसर, इसलिए कहते हैं ये वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, यूनाइटेड नेशंस के जो डेटा आता होता है ना उसको पढ़ा करें। अब इंडोनेशिया जो है ना, इंडोनेशिया की जीडीपी पर हेड की रैंकिंग जरा चेक करो। इंडोनेशिया की जीडीपी पर हेड की रैंकिंग हमें दिखा रही है कि यार अगर तुम इंडोनेशिया और क्यूबा को चेक करो, हमें नजर आ रहा है कि क्यूबा का जीडीपी पर हेड, क्यूबा, इधर आओ ये देखो, क्यूबा का जो जीडीपी पर हेड है, ठीक है, जीडीपी पर हेड क्यूबा का, दैट इज एक्चुअली लोअर देन इंडोनेशिया। ऐसा है कि नहीं है, ऐसा है कि नहीं है, क्यूबा का जो जीडीपी पर हेड है दैट इज लोअर देन, बिकॉज क्यूबा इज बीइंग रैंक्ड लेटर ऑन देन इंडोनेशिया। सो अगर इंडोनेशिया की रैंकिंग 99 है और इसकी 120 है, तो इसका मतलब है कि क्यूबा का जो जीडीपी पर हेड है वो बेसिकली इंडोनेशिया के जीडीपी पर हेड से कम है, तभी उसकी रैंकिंग 120 है और उसकी रैंकिंग 99 है। ये रैंकिंग्स दी हुई है, ये एक्चुअल जीडीपी नहीं दी हुई है। जिसकी रैंकिंग जितनी कम होगी वो उतना अच्छा होगा, जिसकी रैंकिंग जितनी ज्यादा होगी वो उतना बुरा होगा। तो क्यूबा की जो जीडीपी पर हेड की रैंकिंग है वो इंडोनेशिया से कम है, यानी इंडोनेशिया ज्यादा ऊपर रैंक्ड है और क्यूबा बाद में रैंक्ड है। इसका मतलब क्यूबा की जो जीडीपी पर हेड है वो लोअर है देन इंडोनेशिया। लेकिन क्यूबा का एचडीआई चेक करो, क्यूबा का एचडीआई चेक करो इंडोनेशिया से, क्यूबा का जो एचडीआई है दैट इज इंडिकेटिंग कि यार ये बेटर है इंडोनेशिया से, इट इज बेटर देन इंडोनेशिया। तो ये हमें डायरेक्ट रिलेशन यहाँ पे नजर नहीं आ रहा। इसी तरीके से इंडोनेशिया का चेक कर लो, इंडोनेशिया हैज अ पुअर एचडीआई देन क्यूबा। If Indonesia has a poor HDI than Cuba, then definitely Indonesia should, according to the direct relation, Indonesia should have less GDP per head than Cuba. ऐसी होना चाहिए, it should have less GDP per head than Cuba, लेकिन ऐसा नहीं है ना। If Cuba has a lower GDP per head than Indonesia, then Cuba must also have a better HDI ranking, but it does not have a better HDI ranking. It has a bad HDI ranking as compared to Indonesia. समझ आ गई बात? देखो ना, इथोपिया का देखो तुम, सबसे इथोपिया का सबसे कम जीडीपी पर हेड की जो रैंकिंग है वो सबसे एंड में है, यानी इथोपिया का तो वर्स है जीडीपी पर हेड की रैंकिंग, तो उसकी एचडीआई की रैंकिंग भी वर्स ही है। फिर नेक्स्ट नंबर पे इससे पहले गाना की जो है वो एचडीआई की रैंकिंग बुरी है, इथोपिया से थोड़ा सा बेहतर गाना है। ठीक है, तो फिर उसकी एचडीआई की रैंकिंग भी कंपेयर टू इथोपिया बेहतर है। ठीक है, इसी तरह अच्छा क्यूबा और इंडोनेशिया का एक्सेप्शन थे ना,
अगर तुम लग्जमबर्ग की देखो तो लग्जमबर्ग की सबसे अच्छी जीडीपी पर हेड की रैंकिंग है, तो उसकी एचडीआई की रैंकिंग भी इन सबसे बहुत अच्छी है। फिर सेकंड नंबर पे हमें मॉरिशस की एचडीपी पर हेड की रैंकिंग नजर आ रही है अच्छी, तो फिर उसकी एचडीआई की रैंकिंग भी सेकंड नंबर पे हमें अच्छी नजर आ रही है, 64 नंबर पे है ना ये। इसका मतलब ये यानी रैंकिंग वाइज जो है वो 64th नंबर पे इसका नंबर आ रहा है। ठीक है, समझ में आ रही है बात। गाना की 134 नंबर आ रही है जीडीपी पर हेड की रैंकिंग, तो फिर उसकी एचडीआई की रैंकिंग हमें 134 नजर आ रही है। इसी तरह इथोपिया की सबसे आखिरी जीडीपी पर हेड की रैंकिंग दी हुई है, विच मीन्स कि सबसे कम है इसकी जीडीपी पर हेड की रैंकिंग, तो इसका मतलब इसका जीडीपी पर हेड सबसे कम ही होगा ना, तभी इसकी रैंकिंग सबसे एंड में दी हुई है। तो फिर इसकी एचडीआई की रैंकिंग भी सबसे कम दी हुई है। ऐसा क्यों हो सकता है कि, अब इसका जवाब दो, क्यूबा की जो जीडीपी पर हेड की रैंकिंग है अगर वो 120 है, तो फिर इसकी एचडीआई रैंकिंग बेहतर क्यों है? इंडोनेशिया की जीडीपी पर हेड की रैंकिंग अच्छी है, तो उसकी एचडीआई की रैंकिंग बुरी क्यों है? और अगर क्यूबा की जीडीपी पर हेड की रैंकिंग बुरी है तो उसकी एचडीआई की रैंकिंग अच्छी क्यों है? ऐसा क्यों हो सकता है? मैं तो इसका जवाब दूं, ऐसा क्यों इसलिए हो सकता है। लेट सपोज अगर क्यूबा की जीडीपी पर हेड की रैंकिंग 120 है, तो ये इसकी रैंकिंग इतनी अच्छी तो नहीं है ना जीडीपी की, इसका मतलब इसका जीडीपी पर हेड कम होगा, लेकिन इसकी एचडीआई की रैंकिंग बहुत अच्छी आ रही है, 68 नंबर पे आ रही है, गाना और लग्जमबर्ग से भी बेहतर आ रही है। ये इसलिए होगा क्योंकि एचडीआई में खाली जीडीपी पर कैपिटा थोड़ी आता है, अडल्ट लिटरेसी रेट भी आता है और लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ भी आता है। तो भाई अगर क्यूबा की जीडीपी पर हेड की रैंकिंग 120 है, इंडिकेटिंग कि यार क्यूबा की जीडीपी पर कैपिटा लो होगी, तो यार उसकी एचडीआई रैंकिंग इसलिए अच्छी आ रही होगी क्योंकि अडल्ट लिटरेसी रेट और लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ ज्यादा होगा ना। इसी तरीके से इंडोनेशिया जो है, अगर उसकी जीडीपी पर हेड की रैंकिंग 99 है, एटलीस्ट इट्स बेटर देन क्यूबा, गाना एंड इथोपिया, तो इंडोनेशिया की एचडीआई की रैंकिंग इतनी बुरी क्यों आ रही है? फिर 113 क्यों आ रही है? क्यूबा से बुरी क्यों आ रही है भाई? इसलिए बुरी आ रही है क्योंकि इसका जो अडल्ट लिटरेसी रेट और लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ होगा ना इंडोनेशिया का, वो बुरा होगा, दैट्स व्हाई। तो ये बेसिकली ये आपको करना था। मैंने तो बहुत ज्यादा डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया समझाने के लिए, एग्जाम में बस आपको बताना पड़ेगा कि यार कहाँ पे डायरेक्ट रिलेशन है, कहाँ पे इनडायरेक्ट रिलेशन है। इवेल्युएशन तो करनी नहीं है ना इसके अंदर, आपको इवेल्युएशन तो करनी नहीं है इसके अंदर, यू डोंट नीड टू इवेल्युएट। आपको बताना है कि यार पॉजिटिव रिलेशन होता है, और आप बोले कि टेबल से हमें नजर भी आ रहा है पॉजिटिव रिलेशन है, क्योंकि आप बताएं कि जैसे लग्जमबर्ग है, तो लग्जमबर्ग की जीडीपी पर हेड की रैंकिंग सबसे अच्छी है, तो उसकी एचडीआई की रैंकिंग भी सबसे अच्छी है। ठीक है, फिर आप बोलें कि यार इथोपिया जो है, देखिए एग्जैक्ट अब इसको लिखकर कैसे आना होगा, आप लिखें कि भाई लग्जमबर्ग की जो क्या कहते हैं जीडीपी पर हेड की रैंकिंग है वो सबसे बेहतरीन है, और एचडीआई की भी बेहतरीन, उसकी एचडीआई की भी बेहतरीन है, तो डायरेक्ट रिलेशन है। आप बोले इथोपिया की सबसे बुरी है, तो उसकी एचडीआई रैंकिंग भी सबसे बुरी है, दैट्स इट। बस ये दो लिख सकते हो आप, जरूरी नहीं है सारे, और ये एंड बिल्कुल एक एक करके बताने की जरूरत नहीं है। बोलो भाई सबसे अच्छी ये है सब, और एसडीआई भी सबसे अच्छी है, सबसे बुरी ये भी बुरी है, गाना को बता दो। फिर आप बोलो एक्सेप्शन जो हमें नजर आ रहे हैं वो इन दो कंट्रीज में नजर आ रहे हैं, क्योंकि इसमें इसलिए नजर आ रहे हैं क्योंकि इंडोनेशिया की जीडीपी पर हेड की रैंकिंग जो है वो 99 है, सही है, बट इसकी एसडीआई की रैंकिंग जो है वो क्यूबा से भी बुरी है। ये बताना होगा आपको, इस तरीके से करके बताना होगा। और क्यूबा की जो जीडीपी पर हेड की रैंकिंग है वो इंडोनेशिया से बुरी है, मगर इसकी एचडीआई की रैंकिंग इंडोनेशिया से बेहतर है, क्योंकि उसके दूसरे फैक्टर्स वहां पे दे विल बी प्लेइंग द रोल। जहां तक बात अडल्ट लिटरेसी रेट की है ना, तो अडल्ट लिटरेसी रेट के अंदर हम, अडल्ट के अंदर तो हमारे अडल्ट लिटरेसी रेट जो है ना, उसके अंदर बेसिकली कौन लोग आ रहे होंगे। अडल्ट लिटरेसी रेट का मतलब ये नहीं कि अगर अडल्ट लिटरेसी रेट अगर बढ़ रहा होगा तो यस डेफिनेटली इंप्लॉयमेंट बढ़ेगी, बट उससे जीडीपी बढ़ेगी, आई एम नॉट सेइंग कि नहीं बढ़ेगी, बट द पॉइंट इज कि उसके अंदर हमारे पास वो भी तो आ रहे होंगे, फॉर एग्जांपल यू गाइस वर्किंग, यू गाइस आर नॉट वर्किंग राइट नाउ, ठीक है, तो खाली वो लोग थोड़ी आ रहे होंगे जो जॉब कर रहे हैं। Part G says discuss whether or not immigration of workers would benefit the Indonesian economy. So you will say that immigration of workers means that workers are entering the country in search of better living standards and wages. So you will say that it may have certain benefits or not, and which are discussed below. Say na. So what are the benefits that it may have to the Indonesian economy? Economy का कह रहे हैं तो लेबर का नहीं कह रहे हैं। ये मैं दिखना कि उनको ज्यादा अच्छे wages वगैरह मिलेंगी, जिस राइट के बेहतर economy को क्या फायदा होगा? So you could say that the workers who are immigrating to the country may be more technologically advanced and sound and more skilled. So it will improve the productive efficiency of the workers. Productive efficiency की बात, economy की बात, sorry, economy, productive efficiency of the economy की बात करना. So productive efficiency of the
because if the workers are skilled, that improves the quality of the resources. So productive efficiency आती है उससे, which results into economic growth. ठीक है? Living and obviously क्या कहते हैं, that would help improve the living standards and welfare of the country as well. So yes, the workers may be more advanced in terms of technology and ideas and all of that. So that will result into faster economic growth for the country and higher GDP for the country. And obviously जब country की GDP बढ़ेगी, so ultimately tax revenues भी बढ़ेंगे, ठीक है? And overall जब ज़्यादा GDP बढ़ेगा, national income बढ़ती है, so that will enable more taxes and the government will be able to reduce its budget deficits if it has, and it can spend the money back in terms of improving welfare and all of that. Potential growth, LRAS output, size of the labor force. Size of the labor force बहुत important point है कि ज़्यादा immigration of workers होगी तो size of the labor force will grow, which will help improve the quantity of the resources, which will shift the productive potential outwards. So size of the labor force बढ़ेगा तो productive capacity बढ़ेगी and all of that. Also remember that जितने ज़्यादा workers आपके country के अंदर आएंगे और उतना ज़्यादा GDP आपकी बढ़ेगी, तो एक तरह से आपकी वर्किंग पॉपुलेशन बढ़ी ना. तो हमेशा याद रखना, जब भी वर्किंग पॉपुलेशन आपकी बढ़ेगी ना, तो उससे आपकी एक तरह से एम्प्लॉयमेंट बढ़ रही होगी. दैट विल एक्चुअली रिड्यूस द डिपेंडेंसी रेशियो. जब भी लेबर का क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो डिपेंडेंसी रेशियो पे बात करना, इट विल रिड्यूस द डिपेंडेंसी रेशियो. ठीक है, डिपेंडेंसी रेशियो आपका गिर जाएगा. मोर जीडीपी, मोर आउटपुट, ऑब्वियसली इट में हेल्प, क्योंकि वैसे भी इंडोनेशिया जो है वो एक्सपोर्ट करता है, राइट? So it will also help boost export industry, export sector. Exports आपकी improve होंगी, that will help improve. That will further create further rounds of employment in the export industry and improve the current account position of that. ये सब बातें आप लिख सकते हैं. Aggregate demand आपकी बढ़ेगी. But however, it will not always be the case because it may have certain negative consequences as well. For example, you could say that immigration से ये होता है कि immigration से ये होता है कि although immigration has benefits for the economy, GDP rises, but a lot of income is sent back. You know, a lot of incomes, you can write this, ye likh lo, incomes are repatriated. Just like companies जो होती हैं, firms अपने profits repatriate करते हैं, तो incomes भी repatriate हो जाती हैं. Incomes are repatriated back to the home country, या to their families, right? तो it appears as a debit on the current account. याद है आपने, हमने पढ़ा था. तो एक तरह से outflow of remittances है ना, ये outflow of remittances. So पैसा जो है वो circular flow से निकल रहा है आपके, ठीक है ना? तो ये क्या आपका negative consequence, it will have a negative impact on the current account. So it will actually increase the deficit on the current account. It will increase the deficit on the current account, ठीक है ना? And you could write कि यार अच्छा ये भी है कि यार देखें, आपके कंट्री में जब इमिग्रेशन हो रही होती है ना, तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है कि आपके पास accommodation issues आते हैं, सही है? It may put a lot of pressure on existing resources in terms of education, food, housing availability नहीं है, ठीक है? उसका क्या करें? और it will also increase the supply of labor as well. Supply of labor भी आपकी बढ़ जाती है, and that could actually reduce the wages. This could be a problem. It could reduce the wages in the industry, because the more the size of the labor force, the less the wages, because supply of labor बढ़ जाएगी, तो obviously that will have a negative impact. ठीक है? And अगर wages कम होंगी, तो some of the workers may be demotivated and maybe, you know, they may exit the industry, creating voluntary unemployment, because they'll say, you know, we can just relax at home and we can just be dependent on government welfare payments. क्योंकि देखो immigration का ताल्लुक जो है वो workers के migration से है, और migration का जो point है उसका connection population से बनता है, तो तुम लिख सकते हो it may also result into overpopulation of the country. Overpopulation of the country. हम ये बात पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, ना कंट्री ओवरपॉपुलेटेड होना चाहिए ना अंडरपॉपुलेटेड होना चाहिए. इट शुड बी, द पॉपुलेशन लेवल शुड बी ऑप्टिमम, ठीक है? तो ये सारी बातें लिख सकते हैं, बिकॉज लेबर इमिग्रेट कर रहे हैं तो पॉपुलेशन साइज तो आपका बढ़ रहा है ना, और जब पॉपुलेशन साइज बढ़ता है तो इट में पुट अ लॉट ऑफ प्रेशर ऑन एक्जिस्टिंग रिसोर्सेज. इट में आल्सो क्रिएट इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स. जहां हम बात कर रहे हैं कि यार एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी और स्पेंडिंग बढ़ेगी और जीडीपी बढ़ेगी, वहां पे इन्फ्लेशन भी आएगी, ठीक है ना? सो इट में आल्सो क्रिएट, ये आप पॉइंट लिखें, इट में आल्सो क्रिएट डिमांड फॉर इन्फ्लेशन इन द इकोनॉमी, ठीक है? सही है. तो ये सारे पॉइंट्स आपने कवर करे होंगे मोर और लेस. आई थिंक this is it. Pollution will increase because external cause, और खाली pollution, हम मतलब pollution तो लिखो ही लिखो, इसके साथ ये लिखो external cause बढ़ेगी. because देखो माइग्रेशन का ताल्लुक, मैं फिर बोल रहा हूँ ना, कि पॉपुलेशन के चैप्टर से, पॉपुलेशन से इसका लिंक है जरूर, बिकॉज है तो लोग ही ना, लेबर तो है लेकिन है तो इंसान.
तो एक्सटर्नल कॉस्ट बढ़ेगी तो सिटी में कंजेशन बढ़ेगी ना, कंजेशन बढ़ेगी, ट्रैफिक इश्यूज, ऑल ऑफ दैट, नॉइज एंड एयर पोल्यूशन, ये सब लिख सकते हैं आप, ठीक है। व्हाट इफ द वर्कर्स इमिग्रेटिंग आर अनस्किल्ड, ये बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट है कि हम तो अज्यूम करके चल रहे हैं ना कि इमिग्रेशन तो स्किल्ड वर्कर्स की है। अगर इमिग्रेशन जो है वो अनस्किल्ड वर्कर्स की हो रही है, भाई अनस्किल्ड वर्कर्स अगर आ रहे हैं who are only educated enough to work in the primary sector, then what, right? So economic growth उस सेंस में फिर खाली प्राइमरी इकोनॉमिक ग्रोथ जो होगी फिर इस सेंस में बहुत कॉन्सेंट्रेटेड होगी टू a certain sector of the economy, that is a primary sector. So the economy overall will not develop in terms of higher national incomes and so because बहुत concentrated growth है ना, एक certain sector में growth हो रही है, ठीक है। और वैसे भी इकोनॉमी को लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट के लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव एन एजुकेटेड वर्कफोर्स एंड हाईली स्किल्ड लेबर। द कंट्री कैन नॉट बी डिपेंडेंट ऑन प्राइमरी सेक्टर। वी हैव ऑलरेडी सीन कि यार इन दिस चेंजिंग टाइम्स टर्शरी सेक्टर हैज टू ग्रो। अगर आप डेवलप होना चाहते हैं तो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट एंड टर्शरी सेक्टर ऑफ अ कंट्री हैज टू ग्रो, ठीक है। एंड द प्रोसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन हैज टू बी स्ट्रॉन्ग, ठीक है। सो ऑब्वियस सी बात है उस केस में क्या होगा कि अगर अनस्किल्ड वर्कर्स आ रहे हैं, सो डेफिनेटली ये एक प्रॉब्लम आप क्या कहते हैं क्रिएट होगी। और जैसा कि उन्होंने मेंशन किया कि जी फर्म्स की कॉस्ट बढ़ सकती है, ट्रेनिंग रिक्वायर्ड हो सकती है, तो बिल्कुल ये पॉइंट भी बिल्कुल वैलिड है, सही है। दैट्स इट। इसमें कंक्लूजन देने की जरूरत नहीं है, 6 मार्क्स का क्वेश्चन है, 8 मार्क्स वाला सेक्शन बी में डिस्कस क्वेश्चन में दे देना। वन पार्ट एच में वो कह रहा है कि यार डिस्कस वेदर और नॉट इंडोनेशियन टूरिज्म इंडस्ट्री विल इंक्रीज इन द फ्यूचर। तो इसका अगर हम इसमें आ जाएं टुवर्ड्स द एंड आ जाए तो कह रहा है इंडोनेशिया एक्सपीरियंसेस नेट इमिग्रेशन। Some Indonesian workers abroad and send money home to their families. People also come from abroad to work in Indonesia. Some in relatively high-paid jobs in the country's expanding tourism industry. Indonesia currently attracts fewer tourists than its neighbors, Singapore and Malaysia. It does, however, have many natural tourist attractions and currently price competitive. ठीक है जी, good. काफी सारे points अच्छे mention किए हुए। तो अब इसको देख लेते हैं। वो कह रहे हैं कि जी क्या इंडोनेशिया का फ्यूचर में टूरिज्म जो है वो क्या कहते हैं इंक्रीज होगा कि नहीं होगा। अच्छा सवाल है। देखें पहले तो देख लेते हैं टूरिज्म ऑब्वियसली सर्विस सेक्टर है, ठीक है, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस में आता है, सो इट विल हैव अ पॉजिटिव इंपैक्ट ऑन द करंट अकाउंट अगर टूरिस्ट, सही है। अब वो कह रहा है कि यार क्या इंडोनेशिया का टूरिज्म इंडस्ट्री फ्यूचर में क्या कहते हैं बूम करेगी कि नहीं करेगी। काफी सारे पॉइंट्स लिखे हुए हैं इसमें। एक तो पॉइंट लिखा हुआ है कि जी इंडोनेशिया जो है ना वो करंटली प्राइस कंपेटिटिव है, सो इन दिस सेंस यस डेफिनेटली क्या कहते हैं प्राइस कंपेटिटिव है, तो यस डेफिनेटली क्या कहते हैं टूरिज्म विल इंक्रीज इन द फ्यूचर बिकॉज इट्स मोर चीपर। The tourism in Indonesia is cheaper, that represents its price competitiveness. हम गुड्स की बात नहीं कर रहे, हम सर्विस की बात कर रहे हैं, ठीक है। दूसरा इसके अंदर ये भी लिखा हुआ है कि उसकी टूरिज्म इंडस्ट्री एक्सपैंड हो रही है, और अगर देखा जाए तो टूरिज्म का इसमें लिखा हुआ है इट हैज सम, इधर कहीं लिखा हुआ था इट हैज सम टूरिस्ट अट्रैक्शंस एज वेल, कहीं ऊपर कहीं केस स्टडी में मेंशन्ड है कि इट हैज सम टूरिस्ट अट्रैक्शंस एज वेल, बिकॉज वो फॉरेस्ट वगैरह को भी प्रिजर्व करने की बात हो रही थी, क्या कहते हैं। So ये आप इस सेंस में लिख सकते हैं कि these forests and all serve as a natural tourist attraction. So yes, we could say that if you're preserving them, preserving them is necessary so that we can attract more tourism and have, because देखिए tourism से ना आपकी इकोनॉमी सर्वाइव भी करती है, इस बात को समझे। टूरिज्म से फॉरेन एक्सचेंज आता है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है, करंट अकाउंट डेफिसिट्स आपके कम होंगे, ठीक है। और अगर आपकी जो इससे अगर आपकी इन फ्यूचर आप ये लिखें कि देखें इन फ्यूचर जो है वो और अगर आप ये देखो ना, सही है, अगर आप ये कहते हो कि यार दुनिया में जो है वो ग्लोबल इकोनॉमी ग्रो कर रही है, ठीक है, अगर ग्लोबल इकोनॉमी ग्रो कर रही है तो डेफिनेटली दिस विल हैव अ पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन इंडोनेशियाज टूरिज्म बिकॉज more people will visit the place because they will have the money to visit the place. You could say that tourism industry will increase in the future maybe if Indonesia promotes its tourism, right? It spends money, the government does expenditure on tourism, right? Promoting and improving the tourist sites and all, right? It advertises the tourism. For that, also remember that इसके लिए आपका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है इन टर्म्स ऑफ जो आपका एयरपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है। देयर मस्ट बी सम फॉर्म ऑफ ट्रैवलिंग मींस, प्रॉपर एयरलाइंस वगैरह हो, ठीक है, जो टूरिस्ट को लेके आए जाएं,
तो अगर प्रॉपर सिक्योरिटी पोजीशन अच्छी हो, क्राइम रेट ना हो इकोनॉमी के अंदर, ठीक है, इकोनॉमिक वेलफेयर हो, प्रॉपर क्लीन एयर टू ब्रीद इन हो, ठीक है, और क्या कहते हैं, अगर इंडस्ट्री ग्रो करती है तो यस, मोर फॉरेन इन्वेस्टमेंट कैन ऑल्सो बी अट्रैक्टेड इनटू द इंडस्ट्री एज वेल। ज्यादा पैसा फॉरेनर्स चले और उस पैसे को यूज करें इंडस्ट्री को ग्रो करने के लिए। इसमें आप ये भी लिख सकते हैं, इसमें आप ये भी सकते हैं कि इसमें कहीं उसकी बात हो रही थी, करेंसी की डिप्रिशिएट होने की बात हुई थी। इसमें लिखा हुआ था द प्राइस ऑफ इंडोनेशियन करेंसी द रुपया फेल इन 2017। तो आपकी करेंसी डिप्रिशिएट हुई है। आपको पता है जब आपकी करेंसी डिप्रिशिएट होती है तो एक्सपोर्ट्स बिकम चीपर। तो export of service, tourism is an export of service, so your exports, so tourism will get artificially cheaper. That will encourage more people to come in, more foreigners to come in and sort of enjoy the place in Indonesia and attract more tourism. ठीक है ना? तो इसमें एक्सचेंज रेट का भी जिक्र कर सकते हो। फिर आप लिखोगे यार क्यों इंडोनेशिया की टूरिज्म इंडस्ट्री क्यों ग्रो नहीं कर सकती, क्या पोटेंशियल रीजंस हैं। एक तो पहली बात ये है कि इसके अंदर एनवायरमेंटल कंसर्न्स इंडोनेशिया में बहुत हैं, ठीक है, बिकॉज ऑफ रिलीज ऑफ हार्मफुल गैसेस इनटू द एयर। तो आप ये लिख सकते हो यार ये पोल्यूशन वगैरह और ये सब जो एक्सटर्नल कॉस्ट जो है वो टूरिस्ट वगैरह को इट कैन एक्ट एज अ डेटरेंस एंड नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस एंड मे बी नॉट अट्रैक्ट टूरिस्ट, राइट? So you could say that so the natural beauty is affected. In that case, yes, no. In that case, you could say no. ठीक है, you could also say, देखो ये जनरल, इसमें जरूरी नहीं, इसमें ना आपको बेसिकली जनरल बातें लिखनी है। Discuss whether or not Indonesian tourism will increase in future or not. So इसमें आपको बताना है क्या क्या potential reasons हैं जो tourism को impact कर सकते हैं. So maybe you could say that if tourism Indonesia could promote, maybe you could say that if tourism is available cheaply elsewhere, maybe the Indonesian tourist sites, there are various other tourist sites in other countries that are more cheaper to visit, right? In that case, because of competition, in that case, tourism in other countries would increase instead of increasing in Indonesia. Also इसके अंदर सही है, तो ये बात आप लिख सकते हो। और इसमें क्या लिख सकते हो, टूरिज्म जो है वो क्राइम रेट से, मतलब कंट्री के क्राइम रेट के ऊपर बहुत डिपेंडेंट है, सही है, कंट्री की पॉपुलेशन पे डिपेंडेंट है, ओवरऑल कल्चर्स पे डिपेंडेंट है। Do people really want to, what kind of an image that country has among the world? तो ये सारी चीजें जो है वो टूरिस्ट को डिपेंड करेंगी, और प्लस इस पे भी डिपेंडेंट है कि गवर्नमेंट खुद कितना टूरिज्म को प्रमोट करती है, खुद कितना एडवर्टाइज करती है, ठीक है। तो और दुनिया में अगर देखें ग्लोबल इनकम्स बढ़ रही हैं, अगर ग्लोबल इनकम्स बढ़ रही हैं, वर्ल्ड इनकम बढ़ रही है, वर्ल्ड इनकम्स बढ़ रही हैं, तो टूरिस्ट जो है वो दुनिया भर में आएंगे, ट्रैवलिंग होगी। बिकॉज रिमेंबर टूरिज्म इज अ लग्जरी, इट्स अ नॉर्मल गुड। नॉर्मल गुड आपको पता है ना क्या होता है, व्हाट इज अ नॉर्मल गुड? नॉर्मल गुड इज अ गुड जिसकी डिमांड राइज होती है when income rises. So if incomes rises, demand rises for that thing. So tourism is a luxury, right? तो लग्जरी है, नॉर्मल गुड है, वो उसकी डिमांड बढ़ेगी जब इनकम्स बढ़ेंगी। तो अगर ग्लोबल इनकम्स बढ़ेंगी तो जाहिर सी बात है टूरिज्म जो है वो इंडोनेशिया में प्रमोट होगा, इंक्रीज होगा, ठीक है। अगर दुनिया में रिसेशन आ रहा होगा, जैसे कि हमें पता है कि अभी कोविड वगैरह में रिसेशन आया था, तो टूरिज्म जो है वो अफेक्ट होगा। इंडोनेशिया में भी होगा, दूसरे कंट्रीज में भी होगा, बट सवाल इंडोनेशिया पे, तो आप इंडोनेशिया का रेफरेंस दे सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका क्या कहते हैं क्वेश्चन था, ठीक है। So we are done. I'll see you all in the next class. Until then, take care.